स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लौकिकीकरण के बारे में। लौकिकीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये किसकी अवधारणा है? ये है एम एन श्रीनिवास की अवधारणा है लौकिकीकरण। इससे पहले हमारा वीडियो जो है एम एन श्रीनिवास के जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, संस्कृतिकरण, प्रभु जाति और पश्चिमीकरण पर आ चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, पहले चर्चा करते हैं कि ये जो लौकिकीकरण है वो क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन जो है क्या है, प्रकृति का नियम है। तो समाज हो या सामाजिक संरचना, उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि वो भी एक प्रकृति का अंग है। और ऐसे देखा जाए तो भारतीय सामाजिक संरचना में आज जो भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, या वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता, जैसे कि विशेषकर नगरों में जो लोग रहते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, मजदूर हो गए, दुकानदार हो गए, इन सब का क्या है कि दैनिक जीवन पर अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो ऐसा स्पष्ट होता है कि उनके जीवन में धर्म की महत्व बहुत ही कम हो गया है। उनका जीवन जो है, उनके जीवन में धर्म का महत्व कम हो गया है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने कार्यों और व्यवहारों को धार्मिक उद्देश्य से ना करके क्या करते हैं, व्यक्तिगत लाभ या किसी अन्य उद्देश्य के लिए करते हैं। क्योंकि व्यक्तियों में तार्किकता आ गई है। व्यक्तियों में क्या आ गई है? तार्किकता आ गई है, जिससे निरंतर क्या हो रहा है कि धर्म का जो है उसका ह्रास होता जा रहा है। और व्यक्तियों का या कार्यों में जो तार्किकता का समावेश आ रहा है, और धर्म का जो ह्रास हो रहा है, उसी का नाम क्या है? लौकिकीकरण। यानी कि धार्मिकता का ह्रास ही क्या होता है? लौकिकीकरण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं लौकिकीकरण का अर्थ। लौकिकीकरण उस सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। लौकिकीकरण को उस सामाजिक प्रक्रिया के रूप में हम लोग समझ सकते हैं जिसके द्वारा धार्मिकता प्रथागत या परंपरागत व्यवहारों में धीरे धीरे क्या आ जाता है? तार्किकता का समावेश होने लगता है। लौकिकीकरण में क्या होता है, जो भी हमारी जो पहले धार्मिक जो भी प्रथागत या परंपरागत जो व्यवहार होते थे, उसमें क्या होने लगा है, अब तार्किकता का समावेश होने लगता है। उसी को क्या कहते हैं? लौकिकीकरण कहते हैं। आगे है कि पारलौकिक, परंपरागत और दैवीय या धार्मिक आदर्श की व्याख्या जब मानवीय या सामाजिक या व्यवहारिक या तार्किक तरीके से किया जाने लगा, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उसी को कहते हैं लौकिकीकरण। जब परलौकिक, परंपरागत, दैवीय या जो भी धार्मिक आदर्श हमारे होते थे, उसका क्या होने लगा है, अब लोग व्यवहारिक तरीके से, अपना तार्किक तरीके से उसकी व्याख्या करने लगे हैं। उसी को कहते हैं लौकिकीकरण। तो आगे जानेंगे हम लोग एम एन श्रीनिवास के अनुसार। एम एन श्रीनिवास इसके बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि लौकिकीकरण जो है, शब्द का अर्थ है कि जो कुछ भी पहले धार्मिक माना जाता था, वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। इसका तात्पर्य विभेदीकरण से है। इसका लौकिकीकरण का तात्पर्य किससे है? विभेदीकरण से की प्रक्रिया से है, जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, कानूनी हो गया, या नैतिकता से एक दूसरे से अधिक पृथक होते जा रहे हैं। ऐसा इन्होंने परिभाषा दिया था। अगर एक लाइन में कहें कि लौकिकीकरण क्या है, लौकिकीकरण को समझाने हो तो हम कह सकते हैं कि पारलौकिक, परंपरागत, दैवीय या धार्मिक आदर्शों की व्याख्या जब मानवीय या सामाजिक या व्यवहारिक या तार्किक तरीके से किया जाने लगे, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लौकिकीकरण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे लौकिकीकरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है धार्मिकता का ह्रास, यानी कि
धर्म की जो भावना होती है उसका ह्रास होना। तो जैसे जैसे जनजीवन में लौकिकीकरण की वृद्धि होती जाती है, धार्मिकता का क्या होता है, ह्रास होता जाता है। व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन होते जाते हैं और उनके स्थान पर सामाजिक उद्देश्य या व्यवहारिक लाभ ये ले लेता है। आगे तार्किकता। तार्किकता क्या होता है कि वर्तमान में सभी विश्वासों और विचारों अथवा जो भी चीज़ें हैं, चीज़ों में जो तर्क का समावेश होता जा रहा है, जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या पर हम तर्क और विवेक के आधार पर विचार करने को क्या कहते हैं, आधुनिक ज्ञान के अनुसार ये आधार बदलता जाता है। इसी को क्या कहते हैं, तार्किकता कहते हैं। और तार्किकता का बढ़ना ही क्या होता है, लौकिकीकरण होता है। अगला है विभेदीकरण। विभेदीकरण की प्रक्रिया क्या है कि लौकिकीकरण में विभेदीकरण की जो प्रक्रिया का तात्पर्य ये होता है कि समाज में विभेदीकरण बढ़ता है और समाज के विभिन्न पहलू जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक या कानून आदि एक दूसरे से पृथक पृथक होते जाते हैं। जैसे कि सभी क्षेत्रों में धर्म का महत्व या प्रभाव कम होता जाता है। जैसे पहले क्या होता था, पुरोहित के नीचे राजा का होना, राजा पुरोहित के नीचे होता था, परंतु आज के समय में क्या हो गया, धर्म अलग हो गया है और आज राज अलग हो गया है, दोनों अलग अलग चीजें हो गई है, इनमें विभेदीकरण आ गया है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर लौकिकीकरण आया क्यों, लौकिकीकरण का कारण क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो प्रत्येक परिवर्तन चाहे वह प्राकृतिक हो या सामाजिक, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा, अवश्य ही होता है। तो भारत में जो लौकिकीकरण की प्रक्रिया जो आज चल रही है, उसका भी कुछ विशेष कारण रहे होंगे। तो यहाँ पे तो हम सभी कारणों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन करना यहाँ पे कठिन हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण कारकों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लौकिकीकरण के कारण में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक आ जाता है, नगरीकरण। सबसे पहले कौन आता है, नगरीकरण। तो नगरों में हो रहे लौकिकीकरण जो है वो सर्वाधिक हुआ है। नगरों में लौकिकीकरण सर्वाधिक हुआ है क्योंकि नगरों में अत्यधिक भीड़-भाड़ या यातायात की उन्नत सुविधा जो है या संचार साधनों के साथ-साथ वहाँ पे उच्च शिक्षा, फैशन, भौतिकतावाद, व्यक्तिवाद, ये सभी कारक वहाँ पे मौजूद है, जिससे कि लौकिकीकरण को अत्यधिक जो होता है बढ़ावा मिलता है वहाँ पे। अगला है आधुनिक शिक्षा में क्या होता है कि पश्चात शिक्षा जो भी पश्चिमी संस्कृति के से हमारे भारतीय जनजीवन को प्रभाव पड़ा, उसमें पश्चात शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पश्चात शिक्षा ने हिंदुओं को अपने जो धर्म के कठोर जो नियम हैं या अंधविश्वास के नियमों और बंधनों को फिर से मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। उनके अंदर वैज्ञानिक मनोवृत्ति और जो तर्क शक्ति है उसको जन्म दिया। अब वो केवल धर्म के नाम पर ही व्यवहारों को नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उनमें कुछ व्यवहारिकता का भी छूट देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा से क्या होता है, आधुनिक शिक्षा में सह शिक्षा यानी कि को एजुकेशन का अवसर उसमें प्राप्त होता है, यानी कि लड़का लड़की दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसने भी एक अवसर प्रदान कर अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी ओर क्या किया कि छुआछूत होता है या जो भी अस्पृश्यता या अपवित्र की भावना जो होती है उसको निरुत्साहित किया है। ठीक है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या है कि अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ने भी लौकिकीकरण में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। अनेक सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने हिंदू धर्म के कुरीतियों और कमियों की ओर संकेत किया और उनमें अपना आवाज से पर्याप्त सुधार भी किए हैं, जैसे कि आर्य समाज हो गए, प्रथा समाज या ब्रह्म समाज या सर्वोदय आंदोलन, ये प्रमुख थे। अब आगे है
यातायात एवं संचार के साधनों में उन्नति। ये कैसे लौकिकीकरण को बढ़ावा दिया या क्या कारण हुआ लौकिकीकरण का? तो इसमें होता है कि आवागमन की जो सुविधाएं हैं या संचार के साधनों में उन्नति होने से सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है और लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में स्थापित करते हैं और विचार विनिमय होता है जिससे कि समानता की भावना जागृत होती है। जात पात के जो भेदभाव है उसको भी दूर रखा जाता है। जैसे कि रेल बस जैसे यातायात के साधनों में जाति एवं धर्म के लोग, कई जाति और कई धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ साथ यात्रा करते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें पवित्रता अपवित्रता या छुआछूत की कोई बात नहीं होती है। इसमें इन विचारों की शिथिलता पाई जाती है, जिससे ये भी लौकिकीकरण में सहायक बना। यातायात एवं संचार के साधनों की उन्नति। आगे हम देखेंगे पश्चात संस्कृति। पश्चात संस्कृति ने कैसे लौकिकीकरण को बढ़ावा दिया? तो भारतीय संस्कृति पर पश्चात संस्कृति का प्रभाव से उनके जीवन के समस्त पहलुओं जैसे कि धर्म, कला, साहित्य या सामाजिक या पारिवारिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और इससे क्या हुआ कि जाति प्रथा, छुआछूत, पवित्रता अपवित्रता के आधार पर जो भेदभाव है उनमें कमी आई और व्यक्तिवादिता या भोगवादिता, अधार्मिकता और भौतिकतावाद, इन सब प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला। तो आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी समझ पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे वीडियो पे बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।